पिछले कुछ सालों से भारत के कई न्यूज़पेपर और वेबसाइट में ये खबर दिखने को मिलता है जिसमें कहा गया है कि नेहरू ने कोको आइलैंड को बर्मा को गिफ्ट यानी उपहार में दिया था और बाद में बर्मा जो कि आज के म्यांमार है वो इस आइलैंड चाइना को लीज में दे दिया और वहाँ से चाइनीज़ रडार सिस्टम भारत के मिलिट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो इन सभी में सच्चाई कितना है ये हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जीके एंड एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि यह आइलैंड पहले किसका था, इंडिया का या म्यांमार का या किसी और का। देखिए, इतिहास को देखेंगे तो पता चलता है कि पूरे इतिहास में ये आइलैंड पर कभी भी कोई भी राजाओं ने अपना अधिकार साबित नहीं किया था। अभी देखेंगे कि इसका कारण क्या था। इसको जानने के लिए हमें इस आइलैंड के ज्योग्राफी के ऊपर देखना पड़ेगा। तो कोको आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार और इसके आसपास जितने भी आइलैंड्स हैं, इन सबको मिलाकर ग्रेट आइलैंड आर्क कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इन सभी आइलैंड्स को हम जोड़ेंगे तो ये आर्क जैसा दिखाई देगा और ये है ग्रेट आइलैंड आर्क। तो यहाँ म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम है रकाइन माउंटेन या फिर अरक्कन माउंटेन भी इसको कहा जाता है। मतलब पहले इसका नाम था अरक्कन माउंटेन, अभी उसका नाम बदल दिया गया है, अभी इसका नाम हो गया है रकाइन माउंटेन। फिर यहाँ देखिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पश्चिम तट पर यहाँ मेंताई आइलैंड्स है। तो सुमात्रा आइलैंड के यहाँ पर बारिशन पर्वत भी आपको दिखने को मिलेगा। इस पर्वत के नीचे से सुंदा मेगाथ्रस्ट गुजरता है। ये सुंदा मेगाथ्रस्ट एक फॉल्ट लाइन है जिसको आप फ्रैक्चर लाइन भी कह सकते हो। तो ये जो फ्रैक्चर लाइन या फिर फॉल्ट लाइन आप कुछ भी कहिए, इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी दिखने को मिलता है। तो म्यांमार के अरक्कन माउंटेन से लेकर सुमात्रा के यहाँ तक समुद्र के नीचे ज्वालामुखी से लावा निकलकर ये सब आइलैंड बने हैं। यहाँ भूकंप और सुनामी भी बहुत बार हो चुके हैं। इसीलिए पिछले लाखों सालों से यहाँ अनेक आइलैंड्स डूब गए हैं और अनेक नए आइलैंड्स उभर कर भी ऊपर आ गए हैं। तो कोको आइलैंड इनमें से एक है। तो कोको आइलैंड अंडमान एंड निकोबार चेन का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। ये म्यांमार से 250 किलोमीटर दक्षिण में और अंडमान के लैंडफॉल आइलैंड से 20 किलोमीटर उत्तर में है। इस आइलैंड के पूर्वी तट पर अंडमान सागर और पश्चिमी तट पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो कोको आइलैंड में कुल मिलाकर 7 आइलैंड है। ग्रेट कोको आइलैंड, लिटिल कोको आइलैंड, टेबल आइलैंड, स्लीपर आइलैंड, रैट आइलैंड, जेरी आइलैंड और बिनाकल रॉक। तो ग्रेट कोको आइलैंड की लेंथ 10.4 किलोमीटर है और विड्थ 2 किलोमीटर है। ग्रेट कोको आइलैंड का टोटल एरिया है 14.57 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर एक एयरपोर्ट, एक नाval बेस, राडार स्टेशन और 1000 से ज़्यादा लोग रहने के लिए अकोमोडेशन और भी बहुत सारे अलग फैसिलिटीज़ डेवलप किया गया है। लिटिल कोको आइलैंड पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होता रहता है। टेबल आइलैंड पर केवल एक लाइट हाउस है। तो इन 3 आइलैंड को छोड़कर बाकी जितने आइलैंड रह गए, उनमें से ज़्यादातर में कुछ भी दिखने को नहीं मिलता है। मतलब हम जब सैटेलाइट मैप के विषय में बात करते हैं, तो सैटेलाइट से पता चलता है कि बाकी जो आइलैंड रह गए, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कब। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस
बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बोले कि 1994 से चाइना कोको आइलैंड को म्यांमार से लीज में लिया है और वहाँ इंटेलिजेंस सिस्टम को लगाया है। फिर उसके बाद कुछ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस ये बोलने लगे कि कोको आइलैंड बर्मा को गिफ्ट में देना पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा गलती था। जो आइलैंड आज चाइना के कब्जे में आ गया है। अब इसमें कितने सच्चाई है ये हम देखेंगे। अभी हम इसको जानने के लिए कोको आइलैंड के इतिहास को देखना पड़ेगा। तो भारत, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक पुराना ट्रेड रूट होने के कारण यहाँ इस आइलैंड पर बहुत पहले से ही जो व्यापारी है, समुद्री डाकू या फिर तस्कर, तो इन लोगों का आना जाना चलता आ रहा था। 1849 में दो ब्रिटिश एडवेंचर्स यहाँ पर एक सेटलमेंट बनाने की प्रयास किए थे, लेकिन मलेरिया और वहाँ पर कठिन परिस्थितियों के कारण उनके ये प्रयास विफल रहा और वो छोड़कर चले गए। फिर अंडमान निकोबार के जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर 1858 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा सा जेल बनाया। तो ये जेल को बना गया था किसके लिए कि 1857 में जो इंडियन म्यूटिनी हुआ था या फिर इंडियन रेवेलियन हुआ था, उसके जो विद्रोही थे उनको रखने के लिए ये जेल बना गया था। तो पोर्ट ब्लेयर के जेल में रहने वाले लोगों के लिए कोको आइलैंड से नारियल को भेजा जा रहा था। बहुत ज़्यादा नारियल पेड़ होने के कारण 16th सेंचुरी में पुर्तगाली सेलर्स इसका नाम कोको रखा था, क्योंकि पुर्तगाली भाषा में कोकोनट को कहा जाता है कोको। 1867 में इस एरिया में नेविगेशन के लिए टेबल आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया। 1877 में लाइट हाउस के कीपर जो कि एक ब्रिटिश था, उसे एक इंडियन स्टाफ ने मार दिया। इंडियन स्टाफ के साथ कास्ट यानी जाति को लेकर झगड़ा होने के कारण उस अंग्रेज को मार दिया गया था। लेकिन ये खबर पोर्ट ब्लेयर के चीफ कमिश्नर तक पहुंचने के लिए कुछ हफ्ते लग गए, यानी कुछ हफ्तों के बाद ही पोर्ट ब्लेयर के चीफ कमिश्नर को इस बात की पता चला, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये पोर्ट ब्लेयर से उस समय के हिसाब से काफ़ी दूरी पर था। ठीक है, उस समय के हिसाब से। तो इस घटना के बाद कोको आइलैंड का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश इंडिया के कलकत्ता से हटाकर ब्रिटिश इंडिया के जो लोअर बर्मा है वहाँ पर जो रेंगून है वहाँ पर जो ब्रिटिश अथॉरिटी थे उनको कोको आइलैंड का अथॉरिटी दे दिया गया। फाइनली 1882 में कोको आइलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश बर्मा का पार्ट बना। लेकिन 1878 से लेकर 1928 तक इस आइलैंड को एक के बाद एक बिजनेसमैन ब्रिटिश बर्मा से कमर्शियल लीज में लेकर यहाँ से व्यापार करने की कोशिश किया। लेकिन एक अकेला समुद्री द्वीप होने के कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर प्रॉब्लम से बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। इसके साथ फ्रेश वाटर शॉर्टेज और डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशन भी प्रॉब्लम का कारण था। इसीलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना के बराबर था। 1937 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश इंडिया से बर्मा को अलग किया और कोको आइलैंड ब्रिटिश बर्मा का पार्ट बन गया। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरे अंडमान और निकोबार के साथ साथ कोको आइलैंड को जापान ने कब्जा किया। ये सभी आइलैंड्स को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन के रूप में जापान ने समझ लिया था। जापान को ये मालूम था कि यहाँ से मलाक्का स्ट्रेट और ब्रिटिश इंडिया को आसानी से टारगेट किया जा सकता है, और इसी तरह ये सभी आइलैंड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन गए। फिर दिसंबर 1943 में भारत के एक महान नेशनलिस्ट लीडर जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते होंगे, तो सुभाष चंद्र बोस से लंबा डिस्कशन के बाद जापान ने अंडमान निकोबार और कोको आइलैंड, इन सभी आइलैंड्स के जो पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन था उसको
प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का जो नेतृत्व वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था। लेकिन इन सभी आइलैंड्स के मिलिट्री प्रोटेक्शन जापानीज नेवी के पास था। यहीं से कोको आइलैंड का इंडिया के साथ रिलेशन शुरू हुआ था और लोगों को लगने लगा कि कोको आइलैंड इंडिया का हिस्सा था। फिर 1945 में जापान के वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद ये आइलैंड वापस अंग्रेजों के पास चला गया। 1948 में अंग्रेजों से बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कोको आइलैंड यूनियन ऑफ बर्मा का पार्ट बन गया। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद बर्मा ने कोको आइलैंड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था और 1949 में टेबल आइलैंड के लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए इंडिया को प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन इंडिया ने यहाँ एक बहुत बड़ा गलती किया कि ये जो प्रस्ताव म्यांमार की तरफ से माफ़ कीजिए बर्मा की तरफ से आया था, इस प्रस्ताव के ऊपर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इसके 4 साल बाद जब 1953 में इंडिया इस लाइट हाउस को लीज में लेने की प्रस्ताव रखा, तब बर्मा ने इसको ठुकरा दिया और परमिशन नहीं दिया। 1959 में बर्मा के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने कोको आइलैंड पर एक पेनल कॉलोनी यानी एक बड़ा जेल बनाया। फिर 1969 में इस जेल को और भी बड़ा कर दिया गया ताकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर बहुत ख़राब वेदर के साथ साथ खाने का भी बहुत प्रॉब्लम था। इसीलिए यहाँ के जो प्रिजनर्स थे वो 1969 से लेकर 1971 तक कई बार हंगर स्ट्राइक किया और फाइनली 1971 में ये जो प्रिजनर्स थे इन सभी को यहाँ से रेंगून के इनसेन जेल को भेज दिया गया। तो जेल बंद होने के बाद यहाँ के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी फैसिलिटीज़ को बर्मा नेवी को सौंप दिया गया और बर्मा नेवी यहाँ एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया। 1988 से पहले यहाँ नावाल ऑपरेशन ना के बराबर था। लेकिन 1988 के बाद बर्मा नेवी के मॉडर्नाइजेशन के बाद यहाँ अधिक फैसिलिटीज़ को डेवलप करके रेगुलर नावल ऑपरेशन किया गया। 1992 में जापानीज एयर सर्विस ने यह दावा किया कि ग्रेट कोको आइलैंड पर एक राडार एस्टेब्लिश करने के लिए चाइना बर्मा को मदद कर रहा है। यह भी कहा गया कि लिटिल कोको आइलैंड पर चाइना और एक बेस बना रहा है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउस इस विषय को लेकर चर्चा करने लगे। फिर अमेरिका के इंटेलिजेंस ने यह बताया कि ग्रेट कोको आइलैंड पर एक बड़ा सा चाइनीज सिग्नल इंटेलिजेंस यानी जिसे सिगिंट बोलते हैं उसको एस्टेब्लिश कर लिया है और यहाँ पर चाइना के मिलिट्री फोर्स यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 70 से अधिक मेंबर और उनके साथ साथ बर्मा मिलिट्री के 100 से ज़्यादा सर्विसमैन यहाँ पर रुक गए हैं इस काम के लिए। तो ये सब राडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम मेनली बंगाल की खाड़ी में हो रहा मिलिट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए बना गया है। अभी हम गूगल मैप को देखेंगे। तो गूगल मैप में ग्रेट कोको आइलैंड के जंगल के भीतर बना गया जो रास्ता है वो साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मशीन को मिलिट्री ट्रक में रखकर इसको इसी रास्ते घुमाया जाता है। एयरपोर्ट से अक्सर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स आइलैंड के ऊपर चक्कर काटकर वे ऑफ बंगाल में इंडिया के मिलिट्री एक्टिविटीज़ के डाटा कलेक्ट करके नीचे ट्रक में जो राडार होता है उसको भेजते हैं और डाटा को एनालिसिस किया जाता है। आइलैंड के निकट समुंदर में भी छोटे छोटे नेवी शिप्स भेजा जाता है। क्योंकि चाइना के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस है तो वो अच्छी तरह से इंडिया के जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पर जितने भी मिलिट्री बेस स्टेशन है, वहाँ पर जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होता रहता है उनके ऊपर नज़र रखने में चाइना सक्षम हो रहा है। और यहाँ आपको जो ग्रेट कोको आइलैंड की एयरपोर्ट दिख रहा है इसको पूरी तरह से मिलिट्री एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका रनवे की लंबाई
करीब 1400 मीटर है। तो ये जो रनवे है ये करीब 1400 मीटर का है। यहाँ परमानेंटली मिलिट्री बेस बना गया है और यहाँ एक नावल बेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अक्सर म्यांमार नेवी के नावल शिप आते रहते हैं और यहाँ नेवी और एयरफोर्स के मिलिट्री ऑपरेशन चलता है। यहाँ देखिए एक नावल शिप इसी नावल बेस पर खड़ा है और यहाँ देखिए एक नावल ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ आपको ग्रेट कोको आइलैंड के राडार सिस्टम दिख रहा है। अमेरिका और जापान के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इसको चाइना ने ही बनाया है और यहाँ पर जो सिग्नेट सिस्टम है यानी सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये राडार सिस्टम और एयरपोर्ट के बीच एक रास्ता भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एकोमोडेशन भी दिखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों से यहाँ भी एक्टिविटीज बढ़ गया है। चाइना के बहुत सारे समुद्री जहाज व्यापार के नाम पर म्यांमार को आते रहते हैं और पूरा म्यांमार के समुद्री तट से लेकर कोको आइलैंड के बीच अपना एक्टिविटीज चला रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए भारत भी अंडमान और निकोबार में इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया है, लेकिन उसको और बढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। कृपया आप इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है इसके बारे में कमेंट भी दीजिए और आगे हम कौन से विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।